हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट के बारे में। सो मनी एंड क्रेडिट में सबसे फर्स्ट हमें जानना है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी जो होता है वो एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट के तरह काम करता है। जैसे हम पहले जानते थे बार्टर सिस्टम था जिसमें कि बहुत सारी मुसीबतें आती थी और उसी वजह से मनी को लाया गया, पैसों को लाया गया एज एन इंटरमीडिएट। अगर किसी के पास पैसा है, इफ समवन इज़ होल्डिंग मनी, तो फिर वो ईज़िली उसको कोई भी कमोडिटी या सर्विस में एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हुए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? पहले जैसे मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम था जिसमें कि अ, ग्रेन और कैटल को मनी की तरह इंडिया में यूज़ करा जाता था। उसके बाद जाके मेटालिक कॉइन्स आए, सोना, चांदी, पीतल इनके कॉइन्स आए और वो काफ़ी दिनों तक चला, कुछ सेंचुरीज़ चले। उसके बाद अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, उसमें हम जैसे जानते हैं पेपर नोट है, कॉइन्स है, उसके बाद अभी हम जैसे जानते हैं डिपॉज़िट्स आ जाते हैं और हमारा बैंकिंग सिस्टम आ जाता है। करेंसी अ, इंडिया में आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सारे करेंसी नोट्स को देखता है। कोई भी और इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइज़ेशन करेंसी नोट नहीं छाप सकते हैं, वो बस आरबीआई ही कर सकता है एंड रूपी इज़ एन वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। डिपॉज़िट्स इन बैंक जो दूसरा एक फॉर्म है मनी का अभी, दैट इज़ डिपॉज़िट्स विद बैंक। लोग अपना जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है हाथ में, वो बैंक अकाउंट में अपने डिपॉज़िट कर देते हैं और उसके बाद जाके बैंक उसको लेके उसपे इंटरेस्ट देता है उस डिपॉज़िट पे, थोड़ा-सा इंटरेस्ट रहता है। फिर जो उन्होंने डिपॉज़िट करा है, वो कभी भी वो विथड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं और वैसे डिपॉज़िट्स को बोलते हैं डिमांड डिपॉज़िट्स। पेमेंट जो होते हैं वो कैश के थ्रू होते हैं, सॉरी चेक के थ्रू होते हैं कैश की जगह पे। चेक क्या होता है? चेक एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, बैंक को बताता है कि आपको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जितना भी लिखा हुआ होगा, उतना एक इंसान के अकाउंट से दूसरे इंसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स अब हम देखेंगे। बैंक अपने पास बहुत छोटा अमाउंट रखते हैं जो भी उनके पास कैश आता है। यानी कि जो 15% अगर आपने ₹100 दिया बैंक को, तो ₹15 बस वो कैश की तरह पे अपने पास रखेंगे। अ, ये प्रोविज़न है, दिस इज़ केप्ट एज़ अ प्रोविज़न टू पे द डिपॉज़िटर्स हू माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। इसका ये मतलब होता है देखिए ₹100 तो रहता नहीं है उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। तो 15% वो लोग जब रखते हैं, तो इसलिए रखा जाता है ताकि अगर किसी भी दिन कोई भी आके पैसा उनसे निकल निकल निकालता है अपने अकाउंट से, तो फिर वो पे कर सके। सो दैट इज़ द 15% इन दैट केस। और जो मेजर पार्ट रहता है, जो 15% हो गया, अब 85% जो हुआ, उसका क्या करता है, वो लोन्स देते हैं बैंक। यानी कि दूसरों को पैसा देते हैं बैंक और उसपे एक हायर इंटरेस्ट देते हैं। और डिपॉज़िट का इंटरेस्ट लोन के इंटरेस्ट से हमेशा कम रहता है। यानी कि आपको हो सकता है 1% मिल रहा हो अपने डिपॉज़िट पे, लेकिन बैंक लेगा 7-8%। तो वो जो 6% का डिफ़रेंस हो जाता है, वो होता है मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स। आगे बढ़ते हुए 2 तरह के क्रेडिट सिचुएशंस हम यहाँ पे देखेंगे। क्रेडिट यानी कि लोन अ, एक किसको रेफर करा जाता है? एग्रीमेंट इन व्हिच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब यहाँ पे हम 2 सिचुएशंस देखेंगे। फर्स्ट, फेस्टिव सीजन है एंड इन दिस केस सलीम obtained credit to meet the working capital need of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earning. In this situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. आगे की सिचुएशन देखने के बाद हम इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। सेकंड, ये स्वप्ना का हम प्रॉब्लम दे रहे हैं। इन स्वप्ना's केस, the failure of crop made loan repayment impossible. She had to sell part of the land to repay
repay the loan. Credit, instead of helping Swapna improve her earnings, left her worse off. This is example of debt trap. Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. Whether credit would be useful or not depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. जैसे हमने देखा कि पहले सिचुएशन में सलीम ने जो पैसे लिए थे, उससे अ, उसका फ़ायदा हुआ, उसका प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आया। लेकिन स्वप्ना का फेलियर हो गया क्रॉप का और कोई सेंस नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए, तो फिर उसको अपना एक लैंड का हिस्सा बेचना पड़ा करने के लिए और उससे वो डेट ट्रैप में आ गई। डेट ट्रैप का मतलब होता है कि आपका पैसा जो होगा, लोन आप जो लिए हैं, वो बढ़ते जाएगा लेकिन आप पैसा वापस नहीं दे पा रहे हो बैंक को। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्रेडिट को अच्छा बोलेंगे या बुरा? अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे कि हमने देखा कि सलीम की सिचुएशन में उसको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन स्वप्ना की सिचुएशन में उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस पे रिस्क जो सिचुएशन का रिस्क को देखना होता है और ये देखना होता है कि अगर लॉस हुआ तो कोई सपोर्ट है भी कि नहीं। आगे बढ़ते हुए टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders also demand collateral security against loan. जो भी आपका लोन एग्रीमेंट होता है, वो जैसे कि आपने 100 रुपए लिए, 100 रुपए पे हो सकता है वो 8 रुपए बोलेगा कि जो भी आपको जिसने भी दिया है जिसने भी आपको क्रेडिट दिया है, तो फिर वो बोलेंगे कि आपने 100 रुपए लिया तो फिर आप मुझे 108 रुपए वापस दोगे। ये है अगर 8% का इनका इंटरेस्ट रेट हुआ और इसके बस ये भी नहीं, ये भी होगा कि मुझे कैसे पता कि आप मुझे वो 100 रुपए वापस दोगे भी कि नहीं? इसीलिए उसमें कोलैटरल भी रखा जाता है। तो हो सकता है मैं आपकी कोई अगर बहुत महँगी पेन है, तो मैं वो रख लूँ और मैं बोलूँ कि हाँ, ये मैं रख रही हूँ और अब आप मुझे जब आपके पास पैसे आ जाए तो 108 रुपए दे देना। कोलैटरल जो होता है वो बोरोवर का एसेट होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक एटसेट्रा। और ये एक गारंटी की तरह रखा जाता है जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता है। इसका मतलब है कि मैंने जो आपसे पेन लिया था, उसपे मेरा हक नहीं बन जाता है। जब आप लोन वापस दे दोगे, तो फिर मुझे आपको वो पेन वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो 108 रुपए नहीं दे पा रहे हो, तो फिर मेरे पास द लेंडर हैज़ द राइट, मेरे पास वो पेन आ जाता है और मैं उसको बेच भी सकती हूँ अपना पैसा वापस लाने के लिए। Interest rate, collateral and documentation requirements and the mode of repayment together is called the terms of credit. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। ये वेरी करता है लेंडर और बोरोवर के नेचर पे। आगे बढ़ते हुए देयर इज़ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो फॉर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर्मल सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है एंड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्रीज़ डेवलपमेंट। ये जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं, ये बैंक्स और कोऑपरेटिव्स देती है। इसको आरबीआई जो हमने जैसे देखा था पहले कि जो नोट भी छापने के उनका काम होता है, उनका ये भी काम होता है कि वो फॉर्मल सोर्सेज़ को सुपरवाइज़ करें। बैंक को अपना सारा इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देना पड़ता है कि वो किसको कितना दे रहे हैं, किसको कितना वो लोन दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर भी है इंडिया में। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन सुपरवाइज़ नहीं करती है और यहाँ पे कोई भी अनफेयर मीन अगर वो यूज़ करे अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। Formal and informal credit. Formal sector meets only about half of the total credit needs of rural people. बाकी जो भी होता है वो इनफॉर्मल सोर्सेस में होते हैं। अ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस हैं वो अ, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ताकि जो गरीब है उनको भी सस्ते लोन मिल सके।
It is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural area, so that the dependence on informal sources of credit reduces. अब इनफॉर्मल सोर्सेस में जैसे हमने पहले देखा, इसमें यहाँ पे कोई कुछ सुपरवाइज़ करने के लिए नहीं होता है, कोई कुछ देखता नहीं है, तो कुछ भी चाहे तो फिर वो कितना भी इंटरेस्ट रेट ले सकता है और कोई भी तरीके से वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं अनफेयर मीन्स से भी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सोर्सेज़ ऑफ क्रेडिट से वो कम करा जाए और फॉर्मल सोर्सेज़ पे जाया जाए। सेक्टर लोन्स का एक्सपेंशन हो अम, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि सबको जिसको लोन चाहिए उसको वो लोन मिल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर अब पुअर जो बहुत गरीब होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। किस वजह से? क्योंकि पहली बात बैंक सब जगह मौजूद नहीं है। दूसरी बात अगर बैंक है भी तो उसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत कागज़ होते हैं जिसको भरना पड़ता है और कोलैटरल जो मैंने बोला कि किसी किसी चीज़ को ये लोन के बदले में देना, वो ये दोनों ज़रूरी होते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल कर देती है एक लोन को लेना। ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। एसएचजीज़। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? वो होते हैं एक छोटे ग्रुप गरीब लोगों का एक छोटा-सा ग्रुप होगा, जो अपना जो सारे जो मेंबर्स होंगे उसमें, उनको वो बोलेंगे कि आप सेविंग्स करो, वो प्रमोट करेंगे। यूजुअली 15 से 20 मेंबर होते हैं और एक नेबरहुड, एक गाँव, एक छोटे एरिया के लोग होते हैं, जो मिलते हैं रेगुलरली और पैसे बचाते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होता है? इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल सिंस बहुत जन एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर उनके पास ज़्यादा कोलैटरल देने के लिए रहता है कुछ। लोग को टाइमली लोन मिलता है, डिफरेंट पर्पसेस पे मिल के लिए मिलता है और रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। एसएचजीज़ जो होते हैं, वो रूरल इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक है। इससे देखा गया है कि जो औरतें होती हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट भी हुई हैं। रेगुलर मीटिंग जो होता है उससे काफ़ी सोशल कॉजेज़ जो है जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस ये सारे के बारे पे भी चर्चा होती है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है मनी एंड क्रेडिट। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।